सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन इससे पहले कुछ बातों को जानना पड़ेगा। जैसे एक टर्म आएगा थोड़ा सा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, फिर इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, जो कि आएगा पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट का मतलब होता है एक तरह से टुकड़ा। जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था तीसरे लेक्चर में कि अगर कोई वेक्टर है, मान लो सपोज दैट हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इसका ये मतलब है कि जो हमारा वेक्टर ए है वो आई में ए एक्स है, वाई में ए वाई है, जेड में ए जेड है। और बताया गया था कि आई जे के ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं, और आई है यूनिट वेक्टर से अलॉन्ग एक्स, जे है यूनिट वेक्टर से अलॉन्ग वाई, और के है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड। अच्छा, ये 3D वेक्टर है, या इसको स्पेस वेक्टर ही बोलेंगे। अगर यही वेक्टर को हम कोई एक एक्सिस गायब कर देंगे, या आपका मन हो तो एक्स कर दो, मन हो तो वाई, मन हो तो जेड, तो हमारे पास हम अभी जेड गायब कर रहे हैं तो आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप, तो हो जाएगा 2 डायमेंशन वेक्टर। या इसी को बहुत लोग प्लेन वेक्टर भी बोलते हैं। प्लेन वेक्टर फिर से याद दिला दें, हमारा जो टॉपिक आएगा मोशन इन 2D प्लेन, वहाँ पे जिन लोगों को वेक्टर में समस्या है उनको कोई भी रिजल्ट प्रूफ करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट का प्रूफ वगैरह भी आना चाहिए। याद होना एक अलग चीज़ है, समझना एक अलग चीज़ है। तो आपको वेक्टर ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको आगे प्रोजेक्टाइल मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है। तो इसके लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। और अगर हम कोई 2 एक्सिस को गायब कर देते हैं, मान लो वाई और जेड, तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये 1D वेक्टर होगा, 1D वेक्टर। ठीक है, और अगर 0 हो गया तो ये होता है नल वेक्टर, या नल वेक्टर भी इसको बोलते हैं। ये इस तरीके से है। तो ये तो हम आपको टाइप ऑफ वेक्टर बता रहे हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पर। थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा रहे हैं और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर चर्चा करेंगे कि आखिर एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम क्यों निकाल रहे। जैसे मान लो अगर लिखा है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप थोड़ा सा देखें हमारे इस हाथ को, देखिए जस्ट एज्यूम ऐसे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मेरा ये कोई वेक्टर इधर बीच में है जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। अब ये वेक्टर जो जो मार्कर है, ये मार्कर मेरा वेक्टर है, और ये मार्कर x में कितना है और y में कितना है ये निकालने के लिए हमको कंपोनेंट जानना पड़ेगा। और कंपोनेंट निकालने के लिए आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। एक, वेक्टर की लंबाई जो कि उसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा, वेक्टर कितना एंगल बना रहा है रिस्पेक्टिव एक्सिस, यानी x से कितना एंगल बना रहा है और y से कितना एंगल बना रहा है। तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अब देखिएगा ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि एक्स और वाई के हेल्प से इसको दिखाने का प्रयास किया जाए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो पहले तो आप ये अगर ए एक्स ए वाई है तो ये कहीं यहाँ पे होगा ऐसे वेक्टर ए। जब भी कंपोनेंट ड्रॉ करना हो तो आप एक बात दिमाग में रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखना है कि टेल पे एक्सिस ड्रॉ करो। ड्रॉ एक्सिस ऑन टेल ऑफ द वेक्टर, ये टेल है, एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे हम, अब
इस वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने बताया था आपको कि ए एक्स आई कैप का मतलब हो गया कि वेक्टर एक्स के अलॉन्ग ए एक्स है, ये हो गया ए एक्स, और प्लस ए वाई जे है, मतलब ये वेक्टर वाई में भी है, तो ये हो जाएगा इधर ए वाई जे। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लेकिन तब क्या हो जब वेक्टर में सिर्फ एंगल दे दे और आपसे कंपोनेंट पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सवाल आ जाए कि राइट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, आपको कंपोनेंट लिखना है वेक्टर्स का, बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो ये है वेक्टर ए, थोड़ी देर के लिए थोड़ा बोर्ड पे पानी ज़्यादा आ गया, इसकी वजह से समस्या हो रही है। मान लो ये है वेक्टर ए और ये एंगल बना रहा है थीटा। आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो आप कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ए बराबर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, ये समथिंग हमको पता करना है कि वेक्टर आई के अलॉन्ग क्या है, ये वेक्टर जे के अलॉन्ग क्या है। तो आप याद कीजिए बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो आपका पहला लेक्चर था वो इसीलिए बताया गया था ताकि आप कंपोनेंट निकाल पाए। हम क्या करेंगे, टेल पे से दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, हमेशा दिमाग रखना पहला चीज टेल पे से दो एक्सिस। तो इधर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लिए एक्स, इधर वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिए वाई। अब हमको ए का कंपोनेंट निकालना है एक्स में और ए का कंपोनेंट निकालना है वाई में। तो हम ये मान लेते हैं कि ए का कंपोनेंट इधर हम मान लेते हैं ये आपका हो गया ए एक्स और ये इधर हो गया ए वाई। अब हमको ये पता करना है कि ए एक्स कितना है, ए वाई कितना है। इसके लिए हम वेक्टर का हर एक बेसिक जो आपको लेक्चर 3rd में पता चला है, आप उस लेक्चर को देखें और यहाँ आपको पता चलेगा कि आखिर वो सब क्यों बताया गया था स्टार्टिंग में, आखिर उसकी क्या वैल्यू थी। तो देखिए बहुत ही ध्यान से, हमको एक बात पता है कि अगर ये ए एक्स है ए वाई है तो वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर ही होगा। तो इसके बगल में आप आई कैप लगा दो, यहाँ लगा दो जे कैप। तो वेक्टर का कंपोनेंट अगर वेक्टर होगा तो हम वेक्टर का हर वो ऑपरेशन लगा सकते हैं इस कंपोनेंट पे भी जो एक वेक्टर पे अप्लाई होता है। तो आप अगर हम इसका कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर हमको ए एक्स निकालना है ए वाई निकालना है तो ध्यान से देखिए, आप ये ए वाई आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है और हमने आपको बताया था कि एक वेक्टर चेंज नहीं होगा अगर उसको पैरेलल शिफ्ट किया जाए। तो हम क्या करेंगे, इस ए वाई को उठा के यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, इस ए वाई को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए ए वाई, ये पेन मान लो ए वाई है, इसको शिफ्ट किए यहाँ, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया ए वाई। अच्छा हमने आपको बताया था कि आप कुछ भी करो ट्रायंगल लॉ फॉलो होता हुआ दिखेगा, और देखो दिख रहा है। अगर हम लिखते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो आप ध्यान से देखो ये भी एक वेक्टर है ए एक्स और इसके हेड पे से गया ए वाई, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन बना ए, और ए देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है यानी अपोजिट सेंस में है, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में है। अगर आप ए एक्स ऐसे लिए ए वाई ऐसे लिए तो इसको जोड़ता हुआ तीसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा रूल, याद है, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था ऐसे जाता था, उसी तरह ये ए एक्स ए वाई और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जा रहा। यही हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ। तो इसीलिए आपको ट्रायंगल लॉ बताया गया था ताकि आप बेसिक को समझ सकें। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ए एक्स कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, आपको बताया गया था कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस बी बाय एच। अब इस केस में बेस कौन होगा, तो आपको बताया था सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया जो लंबा साइड हाइपोटेनस जो बच गया वो बेस। तो यहाँ पर बेस कौन होगा, ए एक्स होगा, ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये ए एक्स, हाइपोटेनस कौन होगा, ए होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ए एक्स बाई ए लिखेंगे, तो ए यहाँ से कितना आ जाएगा, ए थोड़ा सा, तो यहाँ से ए आ जाएगा ए एक्स कॉस थीटा, सॉरी ए एक्स आ जाएगा ए कॉस थीटा।
सिमिलरली अगर हम ऐसे लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, देखिए ये एक छोटे से ट्रिक से भी हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझना है, तो इसीलिए हम लंबे प्रोसेस से थोड़ा बता रहे हैं। ए वाई बाई ए, यहाँ से ए वाई कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। आप ध्यान से देखिए, जो हम ए एक्स और ए आई लिख रहे थे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डाल दिया जाए तो हमारा ए वेक्टर कैसा हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, ए कॉस थीटा आई क्या, ए कॉस थीटा आई क्या, ऊपर लिख देते हैं, ध्यान से देखें यहाँ पे इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, देखिए ए बराबर ए कॉस थीटा आई कैप, ए एक्स की जगह, क्योंकि ए एक्स का वैल्यू इतना निकाला हमने, और ए वाई क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा जे कैप। ये हुआ इस वेक्टर का कंपोनेंट। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा, ये बस एक लाइन में बना देगा आपके सवाल को, इतना करना नहीं पड़ेगा। वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, या क्वेश्चन में जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा, वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा या क्वेश्चन में जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, उस एक्सिस के अलॉन्ग आपको कॉस कंपोनेंट लेना और उसके परपेंडिकुलर साइन। जैसे देखो यहाँ पे x के साथ थीटा बना रहा था, तो हम ए एक्स कितना निकाल लिए, ए कॉस थीटा, और y के साथ बना रहा था तो ए साइन थीटा। अगर इस क्वेश्चन में ये दिया रहता कि y एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है कौन, ये वेक्टर, तो यहाँ ए साइन थीटा नहीं ए कॉस थीटा हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता, ए साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर था, और इस पे बेस्ड आपको हम दिखाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। पॉज करना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह का सवाल आता है। देखिए कंपोनेंट का भी यूज में आएगा। जैसे मान लो 4-5 बॉडी पे एक तरफ से फोर्स लग रहा है, जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर इस पेन को मान लो कोई ऐसे दबा रहा है, एक इस एंगल पे, कोई दूसरा फोर्स ऐसे दबा रहा है, तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो दोनों फोर्स को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, वाई को वाई कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ध्यान से, जस्ट सपोज दैट ये कोई बॉडी है हमारे पास, कोई रैंडम बॉडी ले रहे हैं, और इस बॉडी पे हम लगाए इधर फोर्स F1 और इधर फोर्स लगा F2 और इधर फोर्स लगा इस पे F3। आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस तीनों फोर्स को जोड़ना होगा, देन हाउ वी विल गेट द रिजल्टेंट, हमको रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो आप देखिए हम क्या करेंगे, तीनों फोर्सेस को जोड़ेंगे, F1 F2 प्लस F3। अब ये तीनों फोर्स मिलके एक फोर्स देगा, आप जानते हैं, आप पढ़े हैं 9th में, आप बैलेंस फोर्स पढ़े थे, अनबैलेंस फोर्स पढ़े थे। अगर लग रहा फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए तो बैलेंस फोर्स, नहीं तो कुछ एक्सेलरेशन आ जाए तो अनबैलेंस फोर्स, आपको याद होगा ये बात। तो अगर इन तीनों फोर्स को हम अभी जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद एक कोई नया फोर्स हमको आएगा, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट किसी एक ही डायरेक्शन होगा, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर किसी एक ही डायरेक्शन होगा, तो लग रहा फोर्स भी कोई नेट फोर्स आएगा, यानी ये एफ नेट के बराबर आएगा। लेकिन हम तो पढ़े हैं भाई ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल में 2 साइड होता था, यहाँ तीसरा भी आ गया, तो इसके लिए कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए पॉलीगॉन लॉ भी हम लोग पढ़ते हैं, A+B+C+D 0 प्रूफ किए थे, याद कीजिए पिछले लेक्चर में क्वेश्चन बनाए थे, तो वो लॉ करके नहीं बताए थे, बट अभी आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, इस तीनों वेक्टर को देखेंगे ध्यान से। अगर इसको ऐड करना होगा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में सबका कंपोनेंट तोड़ेंगे, कंपोनेंट ब्रेकडाउन। अच्छा कंपोनेंट का ब्रेकडाउन कैसे करेंगे, तो आपको बताए थे कि हम सबसे पहले टेल पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और एंगल कुछ न कुछ दिया रहेगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना बना रहा है। तो आप देखिए कंपोनेंट ब्रेकडाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स सभी कंपोनेंट को, जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो वाई कंपोनेंट होगा उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो जेड कंपोनेंट होगा उसको एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ हम 2D की बात कर रहे हैं, तो पहले कंपोनेंट ब्रेकडाउन, दूसरा होगा एडिशन। एडिशन कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x, यानी ये सभी x कंपोनेंट का वेक्टर i कैप प्लस F1y F2y प्लस F3y,
ये सभी क्या हो जाएंगे, जे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, एफ नेट आई कैप प्लस एफ नेट जे कैप। अच्छा, अब हमको लिखना है f1x प्लस f2x f3x, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम बाद में क्या करेंगे, दो वेक्टर कब इक्वल होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड, एक मिनट पॉज करो, हमने लिख लिया f1x प्लस f2x प्लस f3x आई कैप, और इसी तरह से f1y f2y f3y जे कैप इज इक्वल टू f नेट आई कैप f नेट जे कैप। अब दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में। अब यहाँ पे हमको पता करना होगा कि f1x क्या होगा, f2x क्या होगा, f3x क्या होगा, फिर f1y क्या होगा, f2y क्या होगा, f3y क्या होगा। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि नेट फोर्स I में कितना है और नेट फोर्स J में कितना है। जब इसको हम इक्वेट करेंगे, एफ नेट आई को इक्वेट कर देंगे इस पूरे टर्म से, एफ नेट जे को इक्वेट कर देंगे इस पूरे टर्म से, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हम इधर कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर हमको कंपोनेंट लेना है तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्सिस, ये वाई ये एक्स, इधर भी देखिए वाई एक्स, सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा एक्स वाई। मान लो यहाँ पे यहाँ दिया है एंगल θ1, यहाँ पे यहाँ दिया है एंगल θ2, और इधर यहाँ एंगल दिया है θ3। कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, तो आपको एक ही लाइन बताए थे, जिसके साथ एंगल बना रहा है वह कॉस आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा f2 cos θ2, जो बच गया वहाँ साइन f2 sin θ2। याद रहे यहाँ y एक्सिस नीचे है, तो आपको यहाँ पे निगेटिव लिखते समय निगेटिव लिखना है, यानी यहाँ माइनस जे लिख लो, यहाँ माइनस आई लिख लो। क्यों, क्योंकि x भी हम यहाँ पहले बता देते हैं, हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। अब इसमें अगर हम लिखना चाहें नीचे वाले में, तो हम इसको पहले मिटा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, आप नोट करते जाइएगा ताकि इसको कंक्लूड करने में थोड़ी आसानी हो। आप देखिए इधर क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे f3 cos θ3 आई कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा f3, इधर हो जाएगा f3 sin θ3 जे कैप। और ये दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि हमने बताया आपको इधर पॉजिटिव, और एक्सिस के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे। इसको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, हम तो रेफरेंस से बाहर जा रहे हैं। f1 cos θ1, जिसके साथ एंगल बना रहा है वहाँ कॉस आ जाएगा। f1 cos θ1 और माइनस जे कैप लगेगा, क्या लगेगा, माइनस जे कैप। इधर क्या हो जाएगा f1 sin θ1 प्लस आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस उधर है। उसके बाद याद कीजिए, हम आई को आई के साथ जोड़ेंगे। जब भी हमको लिखना होगा f1 मतलब नेट वेक्टर लिखना होगा, तो नेट वेक्टर लिखते समय में ये याद रखेंगे कि आई को आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। हालांकि यहाँ के है नहीं, तो हमको जोड़ने का भी झंझट है नहीं, फिर भी हम ऐसे करेंगे। ध्यान से देखिए, हम फिर फ्रेम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपको दिखेगा कायदे से, तो आप देखिए ध्यान से। अगर हम f1 प्लस f2 वेक्टर लिखेंगे तो i वालों को एक साथ लिखो, ठीक है, प्लस j वेक्टर वाले एक साथ। अब i वेक्टर वाले कौन कौन है, तो देखिए पहले f1 से शुरू करते हैं। f1 sin थीटा आई क्या, प्लस साइन है, यहाँ माइनस नहीं है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं f3 cos थीटा। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि आई को आई के साथ लिखना है, जो भी आई वाला है सबको एक साथ लिखो। f1 sin थीटा, देख लो प्रूफ जब हम लोग समझ रहे थे तो आई के पास कॉस था, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जिसके साथ एंगल बनाएगा वहीं कॉस आ जाएगा। आपको इसीलिए टेंशन नहीं लेना, जहाँ एंगल बना है वहीं कॉस आता है। अब यहाँ एंगल नहीं बना रहा है, सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं बना रहा है इसीलिए साइन है, यहाँ एंगल बना रहा है इसीलिए यहाँ कॉस है। फिर अब हम दूसरे फोर्स को देखेंगे f2 को। अब f2 को जब देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस साइन लगा है, तो आप ऐसे लिखिए माइनस f2 cos थीटा। यहाँ देखो प्लस साइन लगा है, तो प्लस f3 cos थीटा। अब जे वाले को लिखो,
सिमिलरली जे वाले को कैसे लिखेंगे हम सब, तो ध्यान से देखिए प्लस जे कैप में, ध्यान से देखिएगा जे कैप समझने के लिए। F1 यहाँ देखो F1 cos थीटा 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो पहले माइनस F1 cos थीटा 1 प्लस, ध्यान से देखेंगे, फिर यहाँ पे देखो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस छोड़ दो, फिर माइनस या माइनस लिख के फिर प्लस कर देंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस F2 साइन थीटा 2। यहाँ देखते हैं यहाँ प्लस है ऊपर की ओर है और यहाँ प्लस लिखे हैं तो प्लस F3 साइन थीटा 3 और यहाँ लिख देंगे जे क्या। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा Fnet इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और इसका वैल्यू होगा F1 साइन थीटा 1 माइनस F2 कॉस थीटा 2 प्लस F3 कॉस थीटा 3 आई कैप सॉरी जे कैप प्लस माइनस F1 कॉस थीटा 1 माइनस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 जे कैप। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यही है, देखिए ध्यान से। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इसलिए निकाला जाता है ताकि हमको ये पता चल पाए कि ये टोटल फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आई में कितना है और वो जे में कितना है, तब जाके हम ये पता कर पाएंगे इस फोर्स का इफेक्ट आई में कितना होगा, इस फोर्स का इफेक्ट जे में कितना होगा। ठीक है, चलिए जैसे देखो यही दीवार जिस पे भी हम बना रहे हैं, ये लेक्चर जिस दीवार पे शूट कर रहे हैं, इस दीवार पे ऊपर से भी फोर्स लग रहा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा, और जब हम लिख रहे हैं तो इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, और तीनों फोर्स को ऐड करके हम एक रिजल्टेंट फोर्स देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा होगा क्योंकि इस दीवार का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। आप 9th में पढ़े होंगे F इज इक्वल टू ma, अगर नहीं पढ़े हैं तो 9th वाला भी बैच आ रहा है, वो भी पढ़ लो, जहाँ दिक्कत आए वही पढ़ लो। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब और आपका प्रीशियस सजेशन कमेंट के रूप में नहीं आता है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप ये भी कमेंट में बताइए, वरना कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो कम से कम आप लाइक करके जाएं, इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और वीडियो बनाया जाएगा। और आप प्लीज़ कीजिएगा, नहीं कीजिएगा फिर भी वीडियो बनेगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लाइक कम से कम कीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे। अच्छा, एक कंपोनेंट पे क्वेश्चन करवा के फिर इस वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। ध्यान से देखेंगे उस सवाल को कि सवाल कैसा होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का। देखिए ध्यान से, मान लो ये कोई लड़का है, इसको कोई इधर से मार रहा है F1 इज इक्वल टू, ध्यान से सपोज दैट इस पे लगा 5 न्यूटन का फोर्स और कितने एंगल पे लगा, 30 डिग्री पर, और इधर से इस लड़के को कोई मार रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, यहाँ फोर्स लग रहा है 60 डिग्री। मान लो ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो आपको पूछ दिया कि नेट फोर्स ऑन बॉल, इस लड़के पे नेट फोर्स कितना लगा। हमने आपको बताया, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, नेट के लिए F1 प्लस F2 निकालना पड़ेगा। चाहे तो यहाँ वेक्टर लॉ लगा सकते हैं, लेकिन एंगल दिया है तो हम प्रयास करेंगे कंपोनेंट निकालने का। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से, जिसके यहाँ हेड, पहले आप टेल पे क्या करो, एक्सिस ड्रॉ करो। एक्सिस ड्रॉ करते समय क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इधर y इधर x, सिमिलरली इधर y इधर x, जिसके साथ एंगल बना रहा हूँ कॉस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा F1, तो F1 वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन, तो हम ऐसे लिखेंगे F1 cos 30 और यहाँ लिखेंगे माइनस जी, और यहाँ क्या लिखेंगे F1, ये F1 है और F1 कितना दिया है, 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। ये मत समझना कि कुछ और दिया है, ये ऐसे दिया है, ये F1 वेक्टर है और मॉड ऑफ F1 है 5 न्यूटन और मॉड ऑफ F2 है 10 न्यूटन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इधर F1 cos थीटा निकाल लिए 30 डिग्री, और इधर x कंपोनेंट में हम क्या करेंगे F2 साइन 30 और यहाँ माइनस आई लिखेंगे। अच्छा, साइन x में भी साइन आ रहा है, इसके पीछे ये कारण है कि जिसके साथ एंगल बनाएगा वहाँ कॉस लगेगा, अदरवाइज साइन रहेगा। फिर इस पे भी देखिए, हम अगर करना चाहें तो 60 डिग्री है, यहाँ F2 cos 60 और माइनस की तरफ है तो माइनस जे, इधर क्या करेंगे प्लस की तरफ है तो F2
F2 साइन 60 आई प्लस लेंगे तो F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, x वालों को एक साथ जोड़ो यानी i वाले एक साथ जुड़ेंगे तो i वाले क्या होंगे F2, यहाँ देखो ये हमारा F1 है, सॉरी फॉर दैट, और ये क्या है F2 है, तो क्या लिखेंगे देखिएगा F2 साइन 60 प्लस, अच्छा प्लस की जगह यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस क्यों लिखेंगे क्योंकि ये इस साइड है, ऑरिजिन के इधर है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे माइनस F1 साइन 30 आई कैप, ठीक है, प्लस अब जे कैप का कंपोनेंट लिखेंगे और जे कैप में दोनों ही माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस F1 cos 30 माइनस F2 cos 60 जे कैप, और इसको कैसे लिखेंगे देखिए F2 की जगह क्या लिखोगे, F2 की जगह लिखोगे 10 साइन 60 का वैल्यू आपको पता होगा क्योंकि आपको दूसरे लेक्चर में बताया गया है, इसलिए देख लीजिएगा, माइनस 5 इंटू साइन 30 1/2 आई कैप प्लस माइनस F1 यानी माइनस 5 cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस 5 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 जे कैप, देखिए ये 5 से 5 बार कट गया और ये हो जाएगा कितना, ध्यान देखिए ये 5 है तो 5√3 माइनस 5/2 कितना होगा 2.5 आई कैप प्लस ये हो जाएगा आपका कितना माइनस 5√3 तो 5/2 माइनस 2.5 √3 माइनस 2.5 जे कैप, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपको इस फॉर्म में आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा एफ नेट, और हमारा जो नेट फोर्स होगा बॉय पे नेट फोर्स आ जाएगा, ये मान लो ए आया ये बी आया तो ये आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। और आपको एक होमवर्क हम दे दिए थे तो आप करके रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं। होमवर्क कुछ इस प्रकार है, मान लो ये 6 यूनिट है, ये 5 यूनिट है और यहाँ बना रहा है 30 डिग्री, ये यहाँ बना रहा है 45 डिग्री, ए बी, और इस पे एक फोर्स और लग रहा है, मान लो ये 8 यूनिट है और यहाँ है कितना 45 डिग्री, ये सी है। तो फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, पहला ये, दूसरा ऑल्सो फाइंड ए प्लस बी प्लस, कंपोनेंट का मतलब आपको ए का निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, उसी तरह बी का निकालना है, उसी तरह सी से निकालना है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कीमती सजेशन देना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।